आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने जो मोबाइल लेकर के इस्तीफा दिया। बाबू जगजीवन राम ने दिया। बहुत से उदाहरण हरियाणा के अंदर भी ऐसे उदाहरण हैं। और मैं तो समझता हूँ जो गोपाल कांडा थे, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, गोपाल कांडा पर आरोप लगे कि आपने एक औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। अपना चुनाव होने दो, लोकसभा को खत्म कर दो, विधानसभा खत्म कर दो, सरपंचों खत्म कर दो, फिर तो टेंडरिंग के हिसाब से देश चलने दो। अपने चहेते को ही कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। चुने हुए प्रतिनिधि जो सरकार आज के हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी हैं, तो गांव का मुख्यमंत्री तो सरपंच है, लोगों ने सीधी वोट दी है। इसी प्रकार आप देखेंगे मेयर के जब चुनाव हुए सीधे चुनाव करा दिए। और मेयर की भी इतनी ताकत नहीं रही, तो किस लिए चुनाव कराए? या तो आप चुनाव ही ना कराओ। जीरो टॉलरेंस की सरकार चली। जीरो टॉलरेंस के रूप में इन्होंने ये कहा कि पर्ची खर्ची नहीं होगी, लेकिन आप जिस प्रकार से पहले जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, इसके जो अब से पूर्व चेयरमैन थे, उनके ऊपर विधानसभा में आरोप लगे, सबूत के साथ लगे। मैं उस समय विधायक था, हमने आरोप लगाए। बजाय उनको इस्तीफा देने के उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करके 2 महीने बाद उसी को बहाल करके फिर लगा दिया। तो इसका मतलब मामला जालसाजी का है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे साथ जुलाना से पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल जी हैं। और जब किसान आंदोलन चल रहा था, सत्ताधारी पार्टी से पहला इस्तीफा ढूल साहब ने दिया था और किसानों को पे ही बातचीत करांगे। जी, स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। किसानों का एक बड़ा आंदोलन चला, लेकिन कोई फर्क नहीं दिख रहा। जो वादे किए गए थे अब मुकरते नजर आ रहे हैं। नहीं, वादे तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले 17 में कहा था कि 16 में कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और वास्तविक जो स्थिति है, जो महंगाई दर जिस रेशो से बढ़ी है, उस रेशो से अगर आकलन किया जाए तो लागत मूल्य बढ़ करके जो उत्पादन मूल्य है जो किसान की जेब में जा रहा है वो तो घटा है। तो इस बारे में तो बीजेपी बिल्कुल फेल रही है जी। और जब किसान आंदोलन के तहत जो ये 3 काले कानून लेके आए तथाकथित, इनको वापस लिया गया, लेकिन स्थिति जस की तस है। वापस लेने के बाद भी आज भी वही हालत है किसान की, जो इनके रहमो करम पर निर्भर रहने को मजबूर किया जा रहा है। धीरे 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 जो संस्थाएं खत्म की जा रही हैं, उसी की आज किसान की तो सरोकार इस सरकार को है ही नहीं। ना हरियाणा में गठबंधन की 2 मुही सरकार को, ना केंद्र में। जी। अब भी गन्ना पे किसान बैठे हुए हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो लगता है कि अब भी कुछ जो मांगे हैं मान। हरियाणा वासियों को ये गर्व था कि हम हरियाणा के निवासी हैं और हरियाणा की तूती बोलती थी गन्ना के लिए। जी। पूरे देश में सबसे ज्यादा भाव रहा है, चाहे वो किसी सरकार रही हो। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो ये श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 160% से ऊपर गन्ने की हर बार दाम बढ़ा करके और गन्ना किसानों को राहत दी, जिससे गन्ना किसान ज्यादा से ज्यादा गन्ना लगाने पर ललायत भी हुए। लेकिन वर्तमान सरकार ने, आप पिछला आंकड़ा भी देख लीजिए, जो महंगाई की दर की रेशो है उसके हिसाब से भी नहीं बढ़ रहे। अब आज 10 रुपए की बढ़ोतरी अभी की है, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है। ये तो किसान के ऊपर, गांव के ऊपर, जड़े पर नमक छिड़कने वाला काम किया है। ये किसी भी रूप में इसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। और हम ये बिल्कुल इसके बारे में एक स्पष्ट कहना भी चाहेंगे आपके माध्यम से सरकार, 2 मुही सरकार को, अगर किसान का जरा भी सरोकार है तो आप किसान का 400 रुपये कम से कम भाव कीजिए, ताकि, क्योंकि लगातार गन्ने की पैदावार घट रही है। किसी जमाने में 400 450 क्विंटल उत्पादन होता था किले के साथ, अब 250 पौने 3, 250 से भी घटकर 225, 250, पौने 200 ऐसा रह गया। तो किसान को तो लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। 1 साल की फसल है, तो किसान के साथ तो अत्याचार भी है, अन्याय भी है, और इस बढ़ोतरी को किसी भी रूप में वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। जी। सरपंचों का जो चुनाव था, लगभग 2 साल में चुनाव हुए हैं, विकास कार्य रुके पड़े हैं, लेकिन अब ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं जी सरपंच, और सरकार कह रही है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। नहीं शर्मा जी, आप लगातार देखेंगे 8 साल से जितनी भी चुनी हुई संस्थाएं हैं उनको कमजोर करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही है। जो संविधान के रूप में जो सर्वोच्च संस्थाएं थी, जो किसी का उदाहरण
ले लीजिए, चाहे कैग का ले लीजिए, सीवीसी का ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन का ले लीजिए, लोकसभा का ले लीजिए, राज्यसभा का ले लीजिए, उनका ड्रामा देखने को मिला जब किसान बिल थे, जब जीएसटी बिल था। अरे बहुमत की अवहेलना कर करके ध्वनि मत से जबरदस्ती पास कराए गए, इसका मतलब अवहेलना कर कमजोर करने की संस्थागत कोशिशें चल रही है, अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार से आज जो ई टेंडरिंग है, ये सारी चीज अपने हाथ में लेना चाहते हैं, अपने चहेते को ही कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। चुने हुए प्रतिनिधि जो सरकार आज के हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री जी है, तो गांव का मुख्यमंत्री तो सरपंच है, लोगों ने सीधी वोट दी है। इसी प्रकार आप देखेंगे मेयर के जब चुनाव हुए सीधे चुनाव करा दिए, और मेयर की भी इतनी ताकत नहीं रही, तो किस लिए चुनाव कराए? या तो आप चुनाव ही ना कराओ, चुनाव होने दो, लोकसभा को खत्म कर दो, विधानसभा खत्म कर दो, सरपंचों को खत्म कर दो, फिर तो टेंडरिंग के हिसाब से देश चलने दो। इसके बिल्कुल वाजिब नहीं है, क्योंकि सरपंच को पता है कि किस गांव के अंदर किस रूप से कैसा विकास चाहिए। तो इसका बिल्कुल गलत ये निर्णय है सरकार का, और मैं समझता हूं कि प्रदेश के विकास के हित में इसको वापस लेना चाहिए, और सरपंचों को जो पहले 20 लाख की पावर थी वो दी जानी चाहिए, ताकि वो स्वेच्छा से गांव का विकास करवा सके। जी, खेल मंत्री पे पीछे आरोप लगे थे, लेकिन मंत्री पद अब भी है, सरकार में है, तो हटाया नहीं गया। खाप पंचायत भी आगे आई, विपक्ष ने भी कहा। इस देश के अंदर बहुत से ऐसे ऐसे उदाहरण हैं, और कि जब कोई आरोप लगते हैं तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है। मेरे को ध्यान है कि जब सर्वोच्च हमारे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे, एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, उन्होंने जो मोबाइल लेकर के इस्तीफा दिया, बाबू जगजीवन राम ने दिया। बहुत से उदाहरण हरियाणा के अंदर भी ऐसे उदाहरण हैं। और मैं तो समझता हूँ जो गोपाल कांडा थे, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, गोपाल कांडा पर आरोप लगे कि आपने एक औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था अपना। तो ये देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। खेल, और वो तो खेल भावना से ओतप्रोत होने चाहिए खेल मंत्री, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। खिलाड़ी के अंदर तो खेल भावनाएं बहुत होती हैं, और इस प्रकार की जो स्थिति है संभालने के लिए उनके पास एक इस्तीफा दे करके आए, मुकाबला करें, जांच होए, पाक साफ होए, दूध का दूध, पानी का पानी हुए। लेकिन हालत ये है कि उनको बचाने की किस प्रकार से पूरी कोशिश ये की जा रही है, ऐसा उदाहरण कभी देखने को नहीं मिला। जी बिल्कुल। अगर बात करें भारत जोड़ो यात्रा की, अब हरियाणा से गुजरी है, जम्मू कश्मीर में पहुंची है, तो कितना कुछ असर छोड़ के गई है भारत जोड़ो यात्रा? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कहता हूं कि तपस्वी के रूप में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, अब तो अंतिम चरण में है। और मैं समझता हूं कि इस यात्रा के तहत बीजेपी का जो एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा था, वो राहुल जी ने प्रोपगंडा खत्म करके जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे कुशासन है, जो ये धर्म की आड़ लेकर के नफरत की फैलाई जा रही है, और जो लोगों को स्थानीय मुद्दों से भटका करके राजनीति भारतीय जनता पार्टी करने, उसका मुंह तोड़ जवाब राहुल जी ने दिया है। और इसका बहुत बड़ा असर धीरे धीरे पड़ भी रहा है, और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि सुनामी के रूप में इसका असर पड़कर बीजेपी का सफाया हुआ। जी, अगर बेरोजगारी की बात करते हैं, बीजेपी कहती है कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, और अब कौशल निगम लेके आए हैं जी, तो इसका भी विरोध किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चली, जीरो टॉलरेंस के रूप में इन्होंने ये कहा कि पर्ची खर्ची नहीं होगी, लेकिन आप जिस प्रकार से पहले जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, इसके जो अब से पूर्व चेयरमैन थे, उनके ऊपर विधानसभा में आरोप लगे, सबूत के साथ लगे। मैं उस समय विधायक था, हमने आरोप लगाए, बजाय उनको इस्तीफा देने के उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड करके 2 महीने बाद उसी को बहाल करके फिर लगा दिया। तो इसका मतलब मामला जालसाजी का है। इसी प्रकार से HPSC का देख लीजिए, किस प्रकार से करोड़ों रुपए की टैची मिली, लेकिन आज कुछ नहीं, मामला खत्म कर दिया गया। हर लेवल पर भ्रष्टाचार को खत्म करने का मामला चल रहा है। चाहे कितनी भी इन्होंने कितने आरोप लगे, उसके लिए उन्होंने जांच कमेटियां बिठा दी, विजिलेंस कमेटियां बिठा दी, SIT बिठा दी, लेकिन किसी की रिपोर्ट कहीं नहीं है, कहीं रिपोर्ट नहीं है। क्या आपने किया, क्या फाइंडिंग है, तो जनता की धूल में आंख झोंकने वाली बात है। पूरा भ्रष्टाचार हरियाणा में हावी है, और भ्रष्टाचार का शिकार सरकार ऊपरले लेवल पर है, और धीरे धीरे ये हरियाणा को खोखला किया जा रहा है। और महंगाई की बात करें तो महंगाई तो आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से आज बढ़ रही है, देखो हैरानगी की बात है कि किस प्रकार से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का बयान आता है कि रेट अब कम करने चाहिए। अरे कम करनी चाहिए, तुम्हारी सरकार है जब डॉलर उसका क्रूड ऑयल का भाव इतना गिर चुका है
क्या फिर भी लोगों को फायदा नहीं जा, अपनी जेब सरकार अपना खजाना भर रही है, लेकिन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा ये समझ में नहीं आ रहा। कर्जा बढ़ाए जा रहे हैं, उधर से कलेक्शन ज्यादा हो रही है। अब पीछे जो रिपोर्ट आई थी कि जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी 67% टैक्स देने लग रहा है, अमीर आदमियों को कॉर्पोरेट टैक्स घटा के 25 किया जा रहा है। तो इससे बड़ी त्रासदी का ज्यादा कमाई करने वालों को टैक्स कम देना पड़ता है, ज्यादा कम कमाई करने वाले को टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी जो हरियाणा के अंदर जो CMI के आंकड़े आए थे 37.5% थी, 7%, 38 के करीब। बीजेपी तो मानती नहीं CMI को, लेकिन वो CMI के आंकड़े जब इनको जिस स्टेट में शूट करते हैं वहाँ कहते हैं CMI का आंकड़ा हमारे पक्ष का है, हरियाणा में नहीं शूट करता, ये कह दिया। बेरोजगारी तो इन्होंने खुद बढ़ाई हुई है। हरियाणा के अंदर लगभग 2.25 लाख से ऊपर पद खाली पड़े हैं, और उनको एक छद्म तरीके से, एक बगैर मेरिट के तरीके से ये जो कौशल रोजगार योजना है, ये एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार और पढ़े लिखे बच्चों के अधिकारों को के ऊपर कुठाराघात किया गया है, और इसको खत्म किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बने, और ये मामले चाहे वो टेंडरिंग का है, चाहे वो HSSC का है, चाहे HPSC का है, चाहे हमारा ये जो भी भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो इनको खत्म करके चाहे कौशल रोजगार है, जनता को राहत देने का काम उम्मीद है कांग्रेस करेगी। तो लास्ट सवाल अब्दुल साहब, मिशन 2024 कैसा रहेगा, क्या कुछ तैयारियां हैं? मिशन 2024 में हरियाणा की जनता मन बना चुकी है, 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र को लेकर के जनता को परेशान किया जा रहा है, प्रॉपर्टी ID को लेकर के परेशान किया जा रहा है। पहले तो प्रॉपर्टी ID बनाने के लिए आपने जयपुर की फर्म को दे दिए जो किसी प्रकार से सक्षम नहीं थे, अब उन्होंने गलती कर दी और लोगों को ऊपर थोप दिया कि आपने ठीक कराने तो 5,000 रुपये दो ठीक कराओ। ये मामला ठीक नहीं है। ये जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र वो बनाया गया है, ये जनता को देने वाले बेनिफिट काटने के लिए अपनी मर्जी से आमदनी लिखी जा रही है, अपनी मर्जी से काटे जा रहे हैं, गरीब आदमी के साथ धोखा किया जा रहा है। इसकी आड़ में ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।